नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तनी। देखो इससे पहले हम हिंदी में भाषा का विकास, वर्णमाला, फिर ब्राह्म चिन्ह, फिर आपके संधि, इन सभी चैप्टर को हम कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को चेक कर सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वर्तनी, वो हर हिंदी के एग्ज़ाम में या फिर मैं कहूँ कि हर वो एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, मोस्टली वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम आज कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वर्तनी क्या है? तो वर्तनी जो शब्द है इसका अर्थ होता है अनुसरण करना, या फिर इसको एक दूसरी भाषा में समझें कि किसी ने कोई नियम बनाए और आप उन नियम को फॉलो कर रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आप उन नियमों का अनुसरण कर रहे हो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो वर्तनी का अर्थ होता है वो फॉलो करना होता है कहीं न कहीं। तो अभी तक हमने वर्णमाला के अंदर हमने अपने शब्दों को, अपनी ध्वनियों को, इन सभी को जाना, और विराम चिन्ह के अंदर हमने जाना कि कौन-सा चिन्ह कब लगाना होता है। फिर संधि में हमने जाना कि 2 शब्दों से मिलकर के कैसे एक शब्द बनते हैं। तो अब हम जो यहाँ पे जानने वाले हैं, वो जानने वाले हैं कि जो भी हमारे शब्द बने हैं, वो व्याकरण के तौर पे सही हैं या ना। तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हम जब भी हिंदी भाषा को लिखते हैं और बोलते हैं, तो हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे हम अशुद्धियाँ करते हैं शब्दों को लिखने में या फिर वाक्यों को लिखने में। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो गलतियाँ जिस प्रकार की एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि जैसे आप मैं बात करता हूँ अक्षर या मात्रा के संबंधित जो गलती है उसके बारे में। कई बार एग्ज़ाम में पूछता है लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उसके बारे में। फिर उसी तरह से समास संबंधी, उसी तरह से संधि संबंधी। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहली जो मिस्टेक वो है अक्षर संबंधी या फिर कहें मात्रा संबंधी। जैसे यह है ईर्ष्या, तो ईर्ष्या को आप ऐसे लिख सकते हो जो कि व्याकरण के तौर पे गलत है। वो जो उसका शुद्ध रूप होगा वो होगा ईर्ष्या, ईर्ष्या कुछ इस तरह से। तो कई बार हम इस तरह की गलती कर सकते हैं या कर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जाइए। तो जाइए शब्द को हम कई बार इस तरह से लिखते हैं और कई बार इस तरह से, जो कि ये जो शब्द है आपका जो कि व्याकरण के तौर पे गलत है। जो इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका ये वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे आत्मा अमर होता है। अगर आप इसको होता है लिखते हो तो वहाँ पे आप लिंग संबंधी अशुद्धि कर रहे हो वाक्य के अंदर। अगर आपको उसको सही लिखना है तो आपको लिखना होगा आत्मा अमर होती है। तो ये जो चीज़ है होता वाला ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से दही बड़ी अच्छी जमी है। तो ये जो चीज़ है ये आपकी बड़ी अच्छी जो है ये आपकी अशुद्ध हो जाती है। जो इसका शुद्ध रूप होगा वो आपका दही बड़ा अच्छा जमा है। नेक्स्ट आती है हमारी समास से संबंधित जो गलतियाँ हो सकती हैं, वो है जैसे कि स्वामी भक्त। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो वो आपका गलत होगा। अगर उसका हम सही रूप लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा स्वामी भक्त। इसमें क्या है कि जो गलत दिया हुआ है उसमें आपकी जो मात्रा है माँ के ऊपर वो
बड़ी ई की है, बट जो उसका शुद्ध रूप होगा उसमें जो मात्रा होगी वो आपकी छोटा ई वाली होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है नवरात्रा। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये गलत है व्याकरण के तौर पे, और जो इसका शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका नवरात्र। नेक्स्ट आता है संधि संबंधित अशुद्धियां, जैसे अत्यधिक, जो कि इसका ये गलत रूप है। जब हम इसके शुद्ध रूप की बात करते हैं तो होता है अत्यधिक। देखो इसको हमने संधि में पीछे पढ़ चुके हैं। ये जो बना है आपका, ये जो शब्द बना होता है आपका, ये बना होता है आपका अति प्लस अधिक से, और यहाँ पे ई होता है और प्लस यहाँ पे आ आता है, तो ये आपका या का निर्माण करता है। जब यहाँ से ई हट गया, ये जो व्यंजन था ये ई की सहायता से बोला जा रहा था, तो ये आधा हो जाता है वहाँ पे, और हमको आधा ये मिलता है। ई और आ मिलकर या बना देते हैं, ये हो जाता है आपका अत्यधिक। तो इस तरह की जो मिस्टेक हैं आपकी हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सदैव। तो हमने देखा था सत प्लस एव वाला, तो ये जो होगा ये आपका राइट अप्रोच होगी आपकी, ये आपका सही तरीका होगा सदैव लिखने का। ये जो तरीका है आपका गलत होगा। नेक्स्ट आता है आपका विशेष्य विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो जैसे आप लिखते हो पूज्यनीय व्यक्ति, अगर आप जय शब्द को उसमें आधा लिखते हो तो वो आपका गलत होता है। वहीं इसका जो शुद्ध रूप होता है उसमें आपको लिखा जाता है ये पूजनीय, पूरा जा होगा, और इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका विद्वान नारी। तो देखिए विद्वान नारी, नारी के लिए जो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। तो हम इस तरह की मिस्टेक वहाँ पे कर सकते हो, तो इनको अवॉइड करना होता है। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो विदुषी होता है, तो यहाँ पे हम विदुषी शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रत्यय उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे सौंदर्यता। तो जो कि इसका ये गलत रूप होगा। अगर हमको सौंदर्य लिखना है तो ये होगा सौंदर्य, ताश जो शब्द है उसको हटाना होगा। वहीं हम लिखते हैं ऐतिहासिक। अगर आप इस तरह से लिखते हो ऐतिहासिक तो ये गलत रूप है, तो ये गलत तरीका है। अगर आप सही तरीका लिखते हो तो इसमें होता है ऐतिहासिक। नेक्स्ट आता है आपका वचन संबंधी। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका उसका प्राण संकट में है। तो यहाँ पे जो प्राण शब्द होता है वो आपका बहुवचन होता है, तो उस हिसाब से उसका है, इसका जो सही रूप होना चाहिए था वो होना चाहिए था उसके प्राण संकट में हैं। तो ये होगा आपका एकदम सही तरीका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वहाँ मुझे एक महापुरुष मिला। तो जो शब्द है महापुरुष, ये एक बहुवचन होता है। अगर बहुवचन होता है तो ये जो मिलना शब्द है ये भी आपका बहुवचन होना चाहिए। तो इसका जो सही रूप होता वो कुछ इस तरह से होता, वहाँ मुझे एक महापुरुष मिले, ठीक है। अगला आता है आपका कारक संबंधित अशुद्धियाँ, जैसे आपका मुझे अपने काम को करना है। तो यहाँ पे जो शब्द है कारक शब्द, इसका यहाँ पे लोप होना था। यहाँ पे जो कारक शब्द का जो प्रयोग है वो होना ही नहीं था। अगर इसको हम हटा देते हैं, इसका हम सही रूप लिखते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, मुझे अपना काम करना है, जो कि होगा सही तरीका। नेक्स्ट आता है आपका जैसे 5 बजने को 15 मिनट हैं। तो ये है आपका गलत अप्रोच। अगर इसकी हम सही अप्रोच देखते हैं तो ये होगा 5 बजने में 15 मिनट हैं। और नेक्स्ट आती है आपकी शब्द क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, सन 465 में तो
खोज हुई थी इसकी। तो ये यहाँ पे जो शब्दों का क्रम है, वाक्य को लिखने के लिए जो शब्दों का क्रम है वो यहाँ पे गलत है। इसका जो सही क्रम होता वो होता आपका, इसकी खोज सन 465 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे रतन टाटा जी की है ये कंपनी, तो इसमें जो शब्दों का क्रम है वो गलत है। अगर इसका सही रूप होता वो कुछ इस तरह से होता, यह कंपनी रतन टाटा जी की है। देखो, ये तो हमने जान लिया कि गलतियां हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं व्याकरण के दृष्टिकोण से। चाहे हम बात करते हैं शब्द क्रम के बारे में, चाहे हम बात करते हैं उपसर्ग से संबंधित, या फिर बात करते हैं कारक से संबंधित। तो ये तो थी गलतियां। अब जो गलतियां हो रही हैं उनके लिए कुछ रूल्स भी होंगे, तो उसको देखते हैं कौन कौन से रूल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। जैसे सबसे पहला, संस्कृत या तत्सम शब्दों से संबंधित नियम। देखो, सबसे पहला रूल इसका ये है कि जो भी शब्द हमारे संस्कृत से लिए गए हैं वो होते हैं हमारे तत्सम शब्द। और होता क्या है कि जो भी हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगर आपने कोई भी शब्द संस्कृत से लेकर के उसमें मॉडिफिकेशन किया, फिर उसको आपने हिंदी में प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप जब भी उस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में करते हो तो वहाँ पे आपको संस्कृत के हिसाब से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तब आपको वो जो शब्द है हिंदी के अकॉर्डिंग, जो कि आपका मॉडिफाइड शब्द होगा या कहें कि वो परिवर्तित रूप होगा उसका हमें प्रयोग करना होगा। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे संस्कृत में यदि आप जगत लिखते हो तो ता के पीछे हलंत लगा होता है। वहीं हमने इस शब्द को संस्कृत से लिया और हिंदी में इसको हमने अपना लिया और यहाँ से इसका हलंत हटा दिया। तो अब हमें जो इस शब्द का प्रयोग करना है जगत का, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें इसके अकॉर्डिंग करना होगा। अगर हमने उसको परिवर्तित करके उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है हिंदी में है तो। ठीक है। दूसरा नियम इसका ये बोलता है कि अगर संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आपका विसर्ग लगता है तो उसके हिंदी लेखन में भी उसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे प्रातःकाल। देखिए, आपने अगर संधि विच्छेद वाला वीडियो देखा है तो विसर्ग संधि के अंदर हमने इसमें देखा भी था इसको कि प्रातःकाल को अगर हम हिंदी में लिखते भी हैं तो विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग ये जो आपका विसर्ग है ये परमानेंटली इसमें बना रहता है। ठीक है ना। जैसे ये एक शब्द है आपका दुखद और प्राय, ये सभी जो शब्द हैं आपके विसर्ग के साथ ही प्रयोग होंगे हिंदी में। नेक्स्ट आता है आपका, तो सर्वनाम संबंधी सबसे पहला नियम आपका ये बोलता है कि अगर वाक्य के अंदर जो भी विभक्ति चिन्ह जैसे का, की, के, रारी, रे, मैं, पर, इस तरह के जो शब्द होते हैं, अगर वो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं, अगर वाक्य के अंदर एक सर्वनाम है और उन चिन्हों का प्रयोग हो रहा है तो वो सर्वनाम शब्दों के साथ लिखे जाएंगे। अगर सर्वनाम के अलावा और भी कोई प्रयोग होता है, जैसे संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, तो उससे वो अलग लिखे जाएंगे। जैसे यह सुनिधि को दे दीजिए। जैसे यहाँ पे सुनिधि जो है एक व्यक्ति है, तो ये जो को है ये एक कारक चिन्ह है, तो इस केस में वो अलग लिखना होगा। तो ये वाक्य बनेगा आपका, यह सुनिधि को दे दीजिए। वहीं अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो, यह आपकी जीत है, तो ये जो आप शब्द है ये एक सर्वनाम है। इस केस में ये जो कारक चिन्ह है की वाला, ये सर्वनाम के साथ ही लिखा जाएगा। तो ये शब्द बनेगा आपका, यह आपकी जीत है। दूसरा आपका नियम बोलता है, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह आते हैं तो पहला जो विभक्ति चिन्ह होगा वो सर्वनाम के साथ रहेगा और दूसरा जो विभक्ति चिन्ह होगा वो अलग रहेगा। जैसे यह उपहार आपके लिए है, यहाँ पे जो शब्द है के, एक शब्द लिए, ये जो चिन्ह है आपके कारक चिन्ह, या फिर कहूँ ये जो आपके विभक्ति चिन्ह हैं,
ये अलग अलग चिन्ह हैं आपके, और ये जो आप शब्द है ये सर्वनाम है। तो इस केस में जहाँ पे दो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, वहाँ पे एक जो विभक्ति चिन्ह है पहला वाला, वो सर्वनाम के साथ रहेगा, और जो दूसरा वाला है वो अलग रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्रियापदों से संबंधित। तो जब भी आपकी संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया आती है वाक्य के अंदर, तो उनको हम कभी भी एक साथ नहीं लिखते, अर्थात उन्हें अलग अलग लिखना होता है। जैसे वह प्रतिदिन अभ्यास किया करता है, तो यहाँ पे जो दो क्रिया हैं, किया करता है, तो जो आपकी दोनों क्रिया हैं इनको हमें अलग अलग लिखना होगा। जैसे फिर ये जो वाक्य है आपका वो कुछ इस तरह से होगा, वह प्रतिदिन अभ्यास किया करता है। नेक्स्ट आता है पूर्वकालिक क्रिया। तो जब भी हम पूर्वकालिक क्रिया की बात करते हैं या फिर ऐसे शब्द को लिखते हैं जिसमें एक क्रिया पहले से हो गई होती है, तो उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो जब भी हम पूर्वकालिक क्रिया को लिखते हैं तो उसमें हम कर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस केस में आपको जो ये जो कर प्रत्यय है उसको क्रिया के साथ में लिखना होता है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे मैं जाग कर सपने देखता हूँ। तो यहाँ पे जो जाग और कर है इसको हमें एक साथ लिखना होगा। और कभी कभी हम वाक्य में अधिक स्पष्टता के लिए हम योजक चिन्हों का भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे पढ़ लिख कर, रो रो कर, खा पी कर आदि। नेक्स्ट चलते हैं आपके व्याकरण के अन्य अव्यय से संबंधित नियम। तो जब भी आपके द्वंद्व समास के पद आते हैं उसके बीच में हम हाइफन लगाते हैं। जैसे आपके माता पिता, द्वंद्व समास वो होते हैं जहाँ पे पहला पद यानी ये वाला और दूसरा पद दोनों आपके प्रधान होते हैं, वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। तो जब भी आपके द्वंद्व समास आएंगे वहाँ पे हम हाइफन का प्रयोग करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका जब वाक्य के अंदर जब भी ऐसे शब्द आते हैं जो कि समानता को दर्शाते हैं, तो उनके बीच में हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। जैसे अपना सा, प्यारा सा, पुत्र जैसा, ये कहीं ना कहीं समानता दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका अंग्रेजी के आगत शब्दों से संबंधित नियम। तो ऐसे शब्द जो अंग्रेजी से आए हैं और उन पे ओ ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पे हम अर्धचंद्र लगाना होता है। जैसे काफ़ी, बाल, डॉक्टर, हाल, हॉस्पिटल आदि। तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये वाला अर्धचंद्र बिंदु, इसका हमें यहाँ पे प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका सामान्य कुछ अशुद्धियाँ हो सकती है, जैसे अनुस्वार से संबंधित। जैसे हम कंठ को लिखते हैं तो कंठ, तो यहाँ पे आपको अनुस्वार यानी इसकी जो मात्रा होती है अंग वाली, ये आपको प्रयोग करनी होगी। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक संबंधी। जैसे लिखते हैं हम आँच, तो हमें ये जो होगा ये गलत होगा, वहाँ पे आपको चंद्र बिंदी जो है उसका प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं अक्षर संबंधी। अगर हम लिखते हैं स्थाई, तो अगर आप ऐसे लिखते हो ये गलत होता है, जो इसका सही रूप होगा आपका ये स्थाई। अगला आता है मात्रा और अक्षर से संबंधित, जैसे अध्ययन। अगर आप इस तरह से अध्ययन लिखते हो तो जो कि आपका गलत तरीका है, तो जो सही तरीका होगा वो कुछ इस तरह से अध्ययन। तो ये था वीडियो आपका वर्तनी का, और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यह रास्ता ध्रुवगम है, सावधानी से चले। तो यहाँ पे जो ये जो शब्द है आपका, इसका सही रूप आपको बताना है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो आपका शुद्ध रूप होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उद्योगीकरण, या ऑप्शन बी औद्योगिकरण, या ऑप्शन सी औद्योगिकरण, या ऑप्शन डी औद्योगिकरण।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वाला या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी, स्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्येष्ठ जो शब्द है उसकी कौन सी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पे, ऑप्शन ए वाली, ऑप्शन ए वाली या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अगला क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका सी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए। तो ये था वीडियो आपका आज के लिए। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और